हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो फर्स्ट पेपर है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसकी क्लास लेकर के आई हूँ। रैपिड फायर सीरीज़ रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि आप मेरे साथ साथ अपना रिवीजन कर पाएँ और कोशिश यही रहेगी कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो है शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बन जाता है शिक्षा। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है। अब अलग अलग भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। एजुकेटम से उत्पत्ति हुई है, तो एजुकेटम का जो अर्थ है वो क्या होता है? शिक्षित करना। ऐसी एडसियर से भी उत्पत्ति मानी जाती है एजुकेशन की, तो एडसियर का अर्थ होता है विकसित करना। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है। तो इन सभी शब्दों से उत्पत्ति अलग अलग भाषा के ये शब्द हैं। बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ की। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, यानी कि शॉर्ट में शिक्षा का क्या अर्थ है। शाब्दिक अर्थ तो सीखना और सिखाना हो गया। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि विद्यालय या महाविद्यालय या कॉलेज में प्रदान की जाने वाली शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ है एक ऐसा ज्ञान जो कहाँ एक विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ठीक है। विद्यालय में जब शिक्षक शिक्षार्थी का जो आपस में संबंध होता है, पाठ्यक्रम जो भी तैयार किया जाता है, शिक्षक जब पढ़ाता है तो यहाँ पर जो भी शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम में ही दी जाती है। यहाँ सब कुछ पहले से ही तय होता है। शिक्षक पता है, शिक्षार्थी पता है, एक टाइम पीरियड निश्चित होता है। तो इसीलिए जो शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है वो सैद्धांतिक शिक्षा होती है, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। हालांकि आजकल क्या है, पाठ्यक्रम बदल गया है, काफ़ी सारी एक्टिविटी को शामिल कर लिया है, तो अब जो शिक्षा मिलने लगी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवहारिक होती है, क्योंकि बच्चों को वहाँ स्वतंत्र वातावरण हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब शिक्षा क्या हो, एक बंद वातावरण में प्राप्त हो रही है बच्चे को, तो वहाँ पर सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त होती है, व्यवहारिक नहीं होती। और कहीं ना कहीं विद्यालय में प्राप्त होने वाली शिक्षा ज़्यादातर पुस्तकीय ज्ञान पर ही आधारित रह जाती है। ठीक है ना। मतलब बच्चे को आसपास का ज्ञान हम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र बन जाता है वो पुस्तक ही बन जाती है आकर के। अब व्यापक अर्थ की हम बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि केवल 20 साल तक ही सीखेगा, यानी कि जब तक विद्यालय या कॉलेज में पढ़ रहा है तब तक ही सीखेगा, उसके बाद उसकी शिक्षा बंद हो गई, ऐसा नहीं होता। शिक्षा का व्यापक अर्थ ये होता है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखेंगे सब कुछ शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में जो शिक्षा है वो किसी निश्चित समय में, निश्चित स्थान में या निश्चित पाठ्यक्रम में बंधी हुई नहीं होती, बल्कि एक मुक्त प्रक्रिया है, यानी कि इसको कहीं भी आप सीख सकते हो। सड़क पे चलते हुए, अपने घर में, कहीं घूमने गए तो वहाँ पर जो भी सीखा वो भी क्या है? शिक्षा ही है। ठीक है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में संसार का हर एक व्यक्ति शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है। ये चीज़ यहाँ पर इफेक्टिव पॉइंट आपको मिल रहा है कि व्यापक अगर अर्थ की बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा ये बताती है कि हर एक व्यक्ति शिक्षार्थी है और हर एक व्यक्ति शिक्षक भी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, तब हम उसके लिए शिक्षक बन जाएंगे, और जब हम उससे सीखेंगे तो वहाँ पर हम शिक्षार्थी बन जाएंगे। अब आती है शिक्षा की परिभाषा। तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय यह है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना, वही शिक्षा है। अब परिभाषा याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं बता रही हूँ। जब भी आपको डेफिनेशन में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास मिल जाए, आंख मूंद के लगाना, वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। आत्मा वर्ड देखते ही। ठीक है। फ्रॉबेल के अनुसार क्या परिभाषा है? फ्रॉबेल की भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉबेल ने कहा था कि
शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक में जो भी जन्म से शक्तियाँ आई हैं, जो छुपी हुई होती हैं, वो बाहर प्रकट हो जाती हैं। ये कहना था फ्रॉबेल का। अरस्तु की डेफिनेशन देखो, इनकी भी इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये तीनों डेफिनेशन आपको याद होंगी पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने शिक्षण अधिगम में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, तो पढ़ी सुनी लग रही होंगी। मुझे पक्का पता है कि आप आसानी से इनके अगर आ गए कथन तो आप आसानी से कर पाओगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा जो है वो क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य भी आजकल समय के साथ परिवर्तित होता हुआ चल रहा है। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य कुछ अलग हुआ करता था, मध्यकाल आया कुछ अलग हो गया, आधुनिक काल में कुछ अलग हो गया। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा कहीं ना कहीं वेदों और उपन्यासों पर आधारित थी, इसीलिए उनका उद्देश्य भी क्या था? उनका उद्देश्य जो है अध्यात्म पर ही आधारित था, यानी कि लास्ट में केवल क्या, ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जब शिक्षा आई तो वहाँ शिक्षा का उद्देश्य बन गया धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। आधुनिक काल यानी कि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे विकास आ जाते हैं। ठीक है। सर्वांगीण विकास करना ये अभी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है। अब शिक्षा के सामान्य उद्देश्य देख लो, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और जीविकोपार्जन की क्षमता बच्चे में उत्पन्न करना। यानी कि शिक्षा ऐसी हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो भविष्य में बच्चे को इस योग्य बना सके कि वो भविष्य में अपनी जीविका के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी उसको वो स्वयं कर पाए। ठीक है। आगे आते हैं, अगला आपका क्या है? नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य रहेगा। और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, यानी कि ये ना आ जाए कि बच्चा शिक्षित इतना हो जाए कि वो फिर अपनी जाति या अपनी धर्म के लिए ही प्रयास करता रहे, राष्ट्र का विकास भूल जाए। ठीक है। ये सब भावना ना आए। कौन सी भावना आए? सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना उसके अंदर जन्म ले। आगे आते हैं, शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है? तो सार्वभौमिक उद्देश्य का मतलब है कि सभी पूरी मानव जाति को लेकर के चलना। ठीक है। तो सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है। इन उद्देश्य का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। वांछनीय गुणों में आपके आ जाएंगे कि मानसिक विकास करना, उसका नैतिक विकास करना, ये सब चीज़ें आएंगी आपके वांछनीय गुण में। नैतिकता का विकास करना यानी कि मानवीय मूल्य आप बोल सकते हैं, ईमानदारी हो गई और भी हो गए हैं, बंधुत्व की भावना, तो इन सब भावना का विकास करना यही रहेगा शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य, जिससे क्या हुआ कि बच्चा बड़े होकर के संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचेगा। आगे आते हैं, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति जो है, हमें पता है सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहेगा, समाज में ही अपना विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समाज से अलग होकर के अपना विकास कर पाए, समाज से अलग रह कर के अपना विकास कभी भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है और समाज के साथ में ही उसका व्यक्तित्व या उसका चरित्र बनता हुआ चलता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे को में एक ऐसे योग्यता उत्पन्न करना या उसको इस योग्य बनाना कि वो समाज के साथ में चल करके अपना विकास कर पाए। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक कारक हैं, आर्थिक स्थितियां बहुत प्रभावित करती हैं, यानी कि जो आर्थिक स्थिति में आपका घर से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी। सांस्कृतिक कारक हैं, दार्शनिक कारक हैं, नैतिक कारक, धार्मिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ये सभी कारक कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आते हैं, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा और पूछा भी आपसे कई बार गया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है। ठीक है। और द्विमुखी प्रक्रिया है, ये रॉस या एडम्स के द्वारा, दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है। फिलहाल मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, तो क्लियर करके ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि जो द्विमुखी प्रक्रिया है ये किसकी है। जहाँ तक कि मुझे लगता है एडम्स की है, फिर भी आप लोग कंफर्म करके उसको टाइप करिए। ठीक है।
कभी कभी होता है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई नहीं। आगे आते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा जो है वो 3 प्रकार की चल रही है, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब है एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में बैठकर शिक्षा देना, यानी कि विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके लिए कोई निश्चित स्थान या निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप सीख सकते हो, घर में भी सीख रहे हैं, मम्मी पापा से जो सीख रहे हैं वो भी आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएगी, या सड़क पर आप चल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ नया सिखा दिया, कोई ज्ञान दे दिया, वो भी अनौपचारिक शिक्षा है। तो इसके लिए किसी निश्चित स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा का मतलब है कि जैसे अभी आप मेरे से सीख रहे हैं तो ये है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, खैर दूर से सीखना, ठीक है, वो किसी में भी आ जाएगा। अब दूरस्थ शिक्षा आपकी इग्नू कराती है, मतलब इग्नू की स्थापना की गई थी, जिसमें आपके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जिसमें बच्चे घर बैठे ही फॉर्म वगैरह फिल हो जाता है, बस एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम देना होता है, बाकी घर पे आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो आ जाती है दूरस्थ या पत्राचार की शिक्षा, दूर से बैठे हुए शिक्षित होना, ठीक है। औपचारिक शिक्षा देख लीजिए। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निश्चित स्थान व निश्चित लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय और समय सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है, जो विद्यालय में दी जाती है। मैंने जस्ट आपको बता दी, विद्यालय में जाने का टाइम, आने का टाइम, सिलेबस पूरी क्लास का सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। औपचारिक शिक्षा के गुण क्या क्या हैं या विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये जो शिक्षा है विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज में संपन्न होगी। इस प्रकार की शिक्षा का लक्ष्य जो है वो, इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं कि भाई इतना सिलेबस है, ये कंप्लीट करना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको तो पता है, जैसे टर्म अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हो और अभी पढ़ाने भी गए हो तो आपको पता है परीक्षाएं जो होती हैं पहले से ही पता होता है, इतना सिलेबस पढ़ाना है, इतना एग्जाम में आना है, बच्चे भी उस हिसाब से तैयार करते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा एक पूर्व निर्धारित अवधि तक ही सीमित रहती है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि 6 क्लास है, 7 क्लास, कोई भी सभी क्लास है, पूरी निश्चित अवधि उसकी पहले से ही डिसाइड है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्य भी होते हैं और शिक्षकों की देख रेख में ये शिक्षा मिलती है। कौन सी? औपचारिक शिक्षा। अब भाई हर एक शिक्षा के दोष तो होते ही हैं, जहाँ गुण हैं उसमें साथ साथ दोष तो चलते ही हैं। जैसे हर एक व्यक्ति में है, गुण है तो दोष भी है, या दोष हैं तो गुण भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उस चीज़ का निगेटिव पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम वही बात है यहाँ पर। तो औपचारिक शिक्षा के दोष क्या हैं कि यह कहीं भी, किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। आप कहो कहीं बैठे, अभी बैठे मन किया पढ़ने का और मिल जाए, नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी बच्चे का मन है भैया पढ़ने का तो नहीं मिलेगी, किसी भी समय नहीं मिल सकती कि रोड पर बैठे शिक्षा मिल जाए। अगर वो मिल रही है तो वो अनौपचारिक शिक्षा होगी फिर, ठीक है। इसमें ज्ञान प्राप्त करने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाती है। औपचारिक शिक्षा स्वाभाविक रूप से ज़्यादा कृत्रिम रूप से चलती है। यह शिक्षा परीक्षा प्रधान होती है, जो शिक्षार्थियों के द्वारा मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही चलती है। जैसे क्लास है भाई, क्लास 6 है, उत्तीर्ण कर ली, 7th में आ गए, तो केवल इसका जो लक्ष्य है वही है कि आप बस उतना उत्तीर्ण करो, उस क्लास को पास कर लो, ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए समय व धन की आवश्यकता पड़ती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ अपव्यय व अवरोधन की भी समस्या देखने को मिलती है। जैसे किसी के पास धन नहीं है या समय नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई को बीच में छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अपव्यय अवरोधन भी यहाँ देखने को मिलता है। और यह जो शिक्षा है, इस शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है, समय है, स्थान है, वो सब कुछ क्या है? निश्चित है। तो उनसे बंधी हुई ये शिक्षा है। कौन सी? औपचारिक। आपको विद्यालय जाकर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, घर बैठे नहीं पढ़ सकते हैं। तो यही इसमें क्या है, इसका एक दोष बोल सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के साधन क्या हैं? तो इस साधन का मतलब ये कहाँ उपलब्ध हो पाती है? तो ये विद्यालय में उपलब्ध होती है। तो इसका प्रमुख साधन क्या है? विद्यालय इसका प्रमुख साधन है, क्योंकि यहीं पर बालकों को योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मदरसे वगैरह होते हैं, चर्च हो गया, पुस्तकालय, संग्रहालय, यहाँ पर भी ये मिल जाती है, ठीक है।
आगे आते हैं और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कहीं भी प्राप्त हो जाने वाली शिक्षा। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में स्वतः अनिश्चित व स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी सीखता है वो सब का सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें बालक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीख पाएगा खुद से ही। ठीक है, और राह चलते लोग सिखा भी देते हैं, घर में भी सिखा देते हैं, परिस्थितियाँ भी बहुत चीज़ें सिखाती हैं, तो वो सब अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, इस शिक्षा में नियम योजना आदि का अभाव होता है और इसी कारण ये शिक्षा जो है वो अनियमित शिक्षा भी कहलाती है। ये ऐसा नहीं कि किसी बंधन में हो, बंधन मुक्त शिक्षा है, आराम से आप बैठे बैठे सीखिएगा। ठीक है, बंधन मुक्त शिक्षा है, नियम मुक्त शिक्षा है, ना किसी निश्चित स्थान की ज़रूरत है, ना निश्चित समय की ज़रूरत है, ना निश्चित व्यक्तियों की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के गुण क्या क्या हैं? तो भाई सबसे पहला गुण है कि विद्यालय के बंधन से मुक्त होती है, बालक को सभ्यता संस्कृति नैतिकता आचरण आदि का ज्ञान कराती है। ठीक है, नैतिकता या मानवीय मूल्य आपको कहीं ना कहीं कहाँ प्राप्त होते हैं? जब आप बड़े लोगों के साथ हों। ठीक है, दोस्तों के साथ हों, उनके साथ जब रहेंगे तो रहन सहन से बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें सभ्यता और नैतिकता का भी ज्ञान कराती है। जीवन पर्यंत चलती है, जीवन उपयोगी है ये। ठीक है, यह शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है कि फ्यूचर में आपके सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे, तो आप वहाँ पर सही या गलत कैसे चुन पाओगे, तो वो सब का ज्ञान इसी शिक्षा से प्राप्त होता है। धन समय व श्रम बचाती है, औपचारिक शिक्षा की कमी को भी पूर्ण करती है। अब भाई गुण हैं तो दोस्तों इसमें भी होने वाले हैं। ये स्वयं सीखने पर जोर देती है। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर औपचारिक लिखा है या अनौपचारिक करिएगा। ठीक है, अनौपचारिक जो शिक्षा है उसके दोस्त क्या है कि यह स्वयं सीखने पर बल देती है। और जो छोटा बच्चा होता है, अगर फर्स्ट या सेकेंड क्लास का बच्चा है और हम उससे कहते हैं खुद से सीखे, तो बेचारा वो क्या सीखेगा? उस टाइम पर उसको शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसका क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। बालक जो है बिना शिक्षक के स्वयं सब कुछ नहीं सीख सकता, कहीं ना कहीं उसको किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सहायकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी, वही काम शिक्षक करता है। ठीक है, इसमें नियम योजना व्यवस्था आदि का अभाव रहता है, अनुशासन का बिल्कुल ही अभाव है इसमें। छात्र शिक्षक का प्रत्यक्ष संबंध इसमें नहीं होता है, जिस कारण बालक स्वयं सीखने की जिम्मेदारी बालक पर अधिक हो जाती है और कहीं ना कहीं इस कंडीशन में बालक जो है असफल हो जाता है। और जब सीधी सी बात है असफलता मिलती है तो कितनी निगेटिविटी खुद के अंदर जन्म लेती है वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक निराशा पनप जाती है और हम आगे बढ़ने की जगह पीछे की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके निगेटिव पॉइंट हैं। अनौपचारिक शिक्षा का क्या साधन है, यानी कि कहाँ ये शिक्षा में प्राप्त हो सकती है? तो इसका सबसे पहला साधन है परिवार। ठीक है, बालक की पहली पाठशाला क्या बोली जाती है? परिवार बोला जाता है। परिवार से ही इस शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, परिवार के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ अनौपचारिक शिक्षा मिल सकती है? आस पड़ोस में मिल सकती है, आसपास समाज से मिल सकती है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट मोबाइल फ़ोन, हर जगह से आपको ये प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं हम दूरस्थ शिक्षा के ऊपर कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। तो दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर के स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य है कि दूर बैठ कर के शिक्षा को प्राप्त करना। दूरस्थ शिक्षा दूर से प्राप्त होने वाली शिक्षा को कहते हैं। इसमें छात्र विद्यालय तथा अध्यापक के सामने ना रहते हुए दूर से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे फिलहाल जो आप मेरे से चीज़ सीख रहे हो वो भी क्या है, दूरस्थ शिक्षा में ही आ जाएगी। ठीक है ना, दूर से बैठे हैं। अब जो दूरस्थ शिक्षा है वैसे ही आ जाती है, प्रॉपर एक तरीके की आपकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर कोर्स चल रहा है। जैसे आपने डीएलएड है, जैसे बीएड वगैरह आपने सुनी होगी ना, पत्राचार वाली होती है, इग्नू से आप फॉर्म भर दीजिएगा। वहाँ पर जो विद्यार्थी है वो शिक्षक के टच में नहीं होता, शिक्षक के सामने बैठ कर के शिक्षा नहीं ले रहा है, ये दूरस्थ शिक्षा में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं, इग्नू बोलते हैं। ठीक है,
इग्नू से लोग बहुत सीखते हैं, बहुत से लोग यहाँ से कोर्स करते हैं। खासकर जिनकी जॉब वगैरह लग जाती है तो अपना ग्रेजुएशन, जैसे 12th करने के बाद किसी की जॉब लग चुकी है तो वो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट इसी से कर लेते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के गुण क्या क्या हैं? तो दूरस्थ शिक्षा का गुण पहला है यह पत्राचार, बहुत बोल रही हूँ ना सुबह से इसलिए थोड़ा सा, यह पत्राचार या ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती है। यह आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से मुक्त होती है। ठीक है, कोई बंधन नहीं कि भाई सामने बैठकर ही पढ़ना है टीचर के। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार वैयक्तिक ढंग से अध्ययन करते हैं। ज्ञान ऊपर से नहीं थोपा जाता कि ज़बरदस्ती आप पर थोप रहे हो, जितनी इच्छा है उतना पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और यह शिक्षा नमनीय, सुलभ, सरल व कम खर्चीली है। कोई खर्चा होता ही नहीं है भाई, घर बैठे तो पढ़ना है। आगे आते हैं, यह प्रायः ऐसे बालकों के लिए भी अच्छी है जो इनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई क्या है यहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको दोबारा पढ़ने की अगर इच्छा है तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बालक जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हों और उन्हें बहुत समय हो चुका हो पढ़ाई छोड़े हुए, तो आराम से वो इसको ज्वाइन कर लें, पढ़ पाएंगे। दूरस्थ शिक्षा के दोष क्या क्या हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम उपलब्ध ना होना पहला दोष ये हो जाएगा। जटिल तकनीकी दूसरा दोष है इसका। व्याकुलता की अधिक संभावना, डिग्री पर लोग विश्वास ही नहीं करते भाई सच में करी है कि नहीं करी है। छिपी हुई लागत, देखो हर जगह खर्चा तो होता ही है तो वो लागत भी यहाँ आ जाएगी। और सभी कोर्स मौजूद नहीं होते हैं, कुछ ही कोर्स उपलब्ध हो पाते हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और मैं समझा दूँ, दूरस्थ शिक्षा में एक चीज़ ध्यान रखना, दूरस्थ शिक्षा जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था अपना वाला, मैं सिर्फ आपका सहयोग कर रही हूँ, मैं कोई ऐसे कोर्सेज उपलब्ध नहीं करा रही। तो मेरी जो शिक्षा है वो अनौपचारिक में भी जा सकती है, अनौपचारिक में ही जाएगी, जा सकती है नहीं, अनौपचारिक में ही जाएगी। ठीक है, दूरस्थ में नहीं जाएगी वो। दूरस्थ में आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है और आप अपना कोर्स वहाँ से, अपनी कोई भी डिग्री का कोर्स, डिप्लोमा का कोर्स आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका वैदिक काल की शिक्षा। तो यहाँ से वैदिक काल की, बौद्धकालीन शिक्षा जो भी हैं वो शुरू होती हैं आपकी। वैदिक कालीन शिक्षा वेद पर आधारित थी, वेदों का ज्ञान कराया जाता था इसमें। गुरु के घर में जाकर के बच्चा सीखता था, यानी कि गुरुकुल में रह कर के पढ़ाई करता था। और ये वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो वेद पर आधारित थी और इसमें जो जानकारियाँ दी जाती थी तो वेद से ही दी जाती थी। ठीक है, वैदिक काल में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते थे, जिसमें गुरुकुल में या गुरु के आश्रम में रहकर ही, गुरु के समीप रह कर के जो बच्चे हैं वो सीखा करते थे। और जो भाषा का माध्यम रहता था वो रहता था संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में ही वहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था भाई नैतिक व चारित्रिक विकास करना, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा देना, दायित्वों को निर्वाह करने की क्षमता विकसित करना कि भाई जब शिक्षित होकर बच्चा बाहर जाएगा तो उसको अपने कर्तव्य, अपने दायित्व पता हो, उनका निर्वाह कर पाए, वो गिव अप ना करे, छोड़ ना दे कि भाई इतनी जिम्मेदारी देखी और भाग जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो देखो जितनी भी मैं आपको शिक्षा बताऊंगी उनमें 4-5 चीज़ें याद रखनी है। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, शिक्षक का क्या स्थान होता था, बच्चे का क्या स्थान होता था, विद्यालय का क्या स्थान होता था, कैसा अनुशासन होता था, ये 5 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं 5 पॉइंट से एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि वैदिक कालीन में अनुशासन व्यवस्था कैसी थी, वैदिक कालीन में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वैदिक कालीन में शिक्षा प्रणाली कैसी थी कि इसमें जो छात्र था वो अपना घर छोड़ करके, माता पिता से अलग होकर के गुरु के घर में यानी कि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक है, गुरु मौखिक रूप से प्रवचन देते थे, यानी कि एक तरीके से शिक्षा प्रणाली जो यहाँ बोल सकते हैं वो गुरु केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, बच्चे से कोई मतलब नहीं था, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा, प्रवचन में क्या ही समझ में आएगा, मुझे तो नहीं लगता समझ में आएगा। ठीक है ना, तो गुरु बस प्रवचन देते थे, बच्चे उसको सुनते थे और उसके बाद चिंतन मनन करते थे, यही शिक्षा चलती थी। ठीक है, शिक्षण संस्था क्या होती थी भाई? तो यहाँ पर गुरुकुल होता था, गुरुकुल में जाकर के या ऋषि के आश्रम में जाकर के बच्चे खुले शांत वातावरण में पढ़ाई करते थे और इनका जो उद्देश्य रहता था या जो शिक्षा दी जाती थी वो आध्यात्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए गुरु को
को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु जो था वो छात्र का आध्यात्मिक पिता हुआ करता था। पाठ्यक्रम क्या होता था? तो पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण या ज्योतिषी, ठीक है, तर्क विज्ञान, ये सभी शामिल होते थे। और साथ साथ नृत्य, कला, संगीत, अभिनय और स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी, शारीरिक शिक्षा बोल सकते हो, व्यायाम वगैरह सब कुछ होता था पाठ्यक्रम में। तो ये जो पॉइंट है ना, अभी मैं जितनी भी शिक्षा पढ़ाऊंगी ना, ये पाठ्यक्रम सभी में इंक्लूड कर देना, सब में लिख देना सेम। आगे आते हैं, परीक्षाएं कैसी होती थी भाई? तो मौखिक परीक्षा यहाँ पर होती थी, क्योंकि मौखिक रूप से ही पढ़ाया जाता था। एक पाठ जब पढ़ा दिया जाता था तब फिर जो गुरु हुआ करते थे मौखिक रूप से परीक्षा लेते थे, उसके बाद उनको दूसरा पाठ वो पढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार से परीक्षा चलती थी। अनुशासन कैसा था? तो स्व अनुशासन की प्रथा थी, यानी कि बच्चा खुद अनुशासित रहेगा। मतलब पहले से ही सिखाया जाता था कि गुरु ही सब कुछ है। बच्चे को गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र रहना पड़ता था। और दंड जब बच्चे को मिलता था तो बच्चे खुद उसको प्रायश्चित के रूप में लेते थे। ठीक है, दंड केवल बच्चों के प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता था, कि बच्चे क्या हो, बच्चा प्रायश्चित करे कि जो गलती उसने करी है, वैसे दंड नहीं। ठीक है, स्त्री शिक्षा, तो वैदिक काल की ये खासियत है, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वो कर रही या नहीं कर रही वो बात अलग आ जाती है, ठीक है ना, उनको ऐसे रोक टोक कोई नहीं चल रही थी कि भाई तुम नहीं पढ़ोगी। आपने शायद अभी बहुत पहले समय में सुना होगा, अपने अभी नहीं, बहुत सालों पहले, सालों क्या कितने, क्या मैं 100-200 वर्षों पहले की बात अगर कर लूँ, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा चलता था, लोग लड़के लड़कियों में भेद करते थे, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा पे इतना बल नहीं दिया करते थे। ठीक है, 100-200 साल से भी ऊपर की पहले की बात मान लो। लेकिन पहले, अब वैदिक काल तो और पुराने काल की बात हो रही है, तो आपको वहाँ लग रहा होगा ऐसा कि शायद स्त्रियों की शिक्षा वहाँ नहीं हो, लेकिन नहीं, वहाँ पर स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी शिक्षित होने की, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। शायद आपने गार्गी का अगर चरित्र पढ़ा हुआ है तो बहुत ही विदुषी महिला थी वो, ठीक है ना, उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था पुरुषों को। तो सोच सकते हैं आप कि वहाँ उस टाइम पे भी जो स्त्रियां थी वो शिक्षित हुआ करती थी। ठीक है, बिना भेदभाव की शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। गुरु व शिष्य के बीच में संबंध क्या होता था? तो गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत गहरा संबंध होता था, बहुत ही घनिष्ठ रहते थे, और छात्र हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धावान रहता था और उनकी सेवा करता था। ठीक है, अब आते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ कैसे होती थी। तो सबसे पहले बच्चे का चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था, और ये संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता था। ठीक है, और इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू हो जाती थी, यानी कि घर में बच्चे की पढ़ाई शुरू का मतलब है घर में बच्चे को चीज़ें सिखाना शुरू कर देते थे। उसके बाद बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा? गुरुकुल में भेजा जाएगा। इस चूड़ा कर्म के बाद गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल जब भेजते थे उस वक्त एक संस्कार होता था। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। तो चूड़ा कर्म संस्कार कब होता था? गृह शिक्षा जब प्रारंभ होती थी, घर की शिक्षा, तब होता था 5 साल की अवस्था में। और उपनयन संस्कार होता है बच्चे का 8 वर्ष की अवस्था में। कौन से? उसमें तो वैदिक कालीन शिक्षा में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उपनयन संस्कार कब होता था? तो 8 वर्ष की अवस्था में होता था। और उपनयन का मतलब होता है कि जो बच्चा है उस बच्चे को गुरु के पास ले जाना। ठीक है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। किसके पास? गुरु के पास ले जाना। अब उम्र अलग अलग है। जो ब्राह्मण वर्ग के बच्चे हुआ करते थे उनका उपनयन 8 वर्ष में होता था, क्षत्रिय बालकों का उपनयन 10 वर्ष में होता था, और वैश्य जो होते थे उनका उपनयन 12 वर्ष में होता था। अगर आपसे उम्र आए तो आप चाहें तो 8 से 12 लिख देना, और 8 वर्ष लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, 8 वर्ष में ही आपका उपनयन संस्कार यहाँ प्रारंभ हो जाता था। किसमें? वैदिक काल में। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाँ, प्रवेश, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश के समय ये संस्कार होता था। कौन सा? उपनयन संस्कार। अब भाई कुछ टाइम बाद पढ़ाई भी पूरी होगी, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो संस्कार होता था वो होता था समापवर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार? समापवर्तन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद समापवर्तन संस्कार होता था, और इसका अर्थ होता है वापस घर को आगमन, वापस घर आना। ठीक है, 12 वर्ष का पूरा समय जब पूरा कर लेता था बच्चा, 12 साल पढ़ाई कर लेता था, उसके बाद वो वापस आता था उस अवधि को पूरा करके। ठीक है, 24-25 वर्ष की अवस्था में, और बच्चा ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में
आयु में ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर चॉइस रहती है इन सभी के पास कि इनको कौन सा आश्रम चुनना है, गृहस्थ आश्रम चुनना है या नहीं है, कि आजीवन ब्रह्मचर्य में ही रहना है, तो वो चॉइस होती है इनके पास। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की कमियां क्या क्या थी उसको देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, जस्ट मैंने पहले बताया गुरु सब कुछ करते थे, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी। बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। ठीक है भाई, मौखिक रूप से पढ़ा रहे बच्चे की रुचि का तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तो बाल मनोविज्ञान का भी समावेश नहीं है। प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य हुआ करते थे। यहाँ पर शिक्षा की जो पद्धति थी वो मौखिक हुआ करती थी। कैसी थी? मौखिक पद्धति थी। धार्मिकता, सत्य, आध्यात्म, इन सब की बहुत प्रधानता थी। आध्यात्म पर ही जोर दिया जाता था, ईश्वर में ही मेल को ही इम्पोर्टेंट मानते थे। स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था, मतलब स्त्रियों को पूर्ण आज़ादी तो प्राप्त थी, मतलब उन्हें कोई बाउंडेशन नहीं था, रोक टोक नहीं थी, लेकिन इतना मोटिवेट नहीं करते थे कि हाँ भाई पढ़ो। जैसे आजकल के समय में बहुत मोटिवेट किया जाता है, कोई भेद नहीं किया जाता, बिना भेदभाव के। बिना भेदभाव तो उस वक्त भी नहीं होता था, लेकिन वही है ना कि जागरूकता नहीं उस वक्त थी इतनी। और नेक्स्ट है माध्यम जो है वो संस्कृत भाषा थी, कोई अन्य भाषा माध्यम नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध वाली। ठीक है, तो जब धीरे धीरे वैदिक काल खत्म हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल जब आया, तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत शुरू हो गए और कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती गई। स्त्री और शूद्रों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, बहुत ही हीन भावना से देखा जाने लगा, और उनकी शिक्षा की तो फिर क्या ही बात की जाए, तो शिक्षा तो उनकी वैसे ही वहाँ बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। इसी समय महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया था, मतलब उनका जन्म हुआ था, और उनके विचारों से ही क्रांति उत्पन्न हुई और उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जो आपकी किस नाम से है? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था क्या? तो इनका उद्देश्य, पहला उद्देश्य इनका ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, लोक कल्याण करना, अहिंसा पर जोर देना, ये इनके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, एक बौद्ध धर्म का निर्माण करना, और एक अहिंसा पर जोर देना, बिना भेदभाव के चीज़ें करना, भेदभाव का अंत करना, बौद्धिक विकास करना। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, आप वैदिक काल में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आगे आते हैं। बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो ये जो शिक्षा थी वो मठों में दी जाती थी, मठ या विहारों में। जैसे गुरुकुल होते थे, वैसे बौद्ध काल में जो स्थान होता था उसको मठ बोलते थे, जहाँ शिक्षक वगैरह या जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसको मठ बोला जाता था। तो मठों या विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, और यहाँ शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की जो शिक्षा है वो प्रदान करते थे। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का इसमें कोई बंधन नहीं था, सभी को शिक्षा प्रदान करने का पूरा अवसर दिया जाता था, सबको अधिकार था शिक्षा लेने का। शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। वहाँ कौन सा होता था? वैदिक काल में समावर्तन संस्कार होता था 12 वर्ष के बाद। ठीक है, और उपनयन संस्कार होता था 8 वर्ष की अवस्था में, जब बालक गुरु के यहाँ प्रवेश करता था। बौद्ध कालीन में आएंगे तो उपसंपदा संस्कार होता था जब शिक्षा समाप्त हुआ करती थी। ठीक है, शिक्षा का मूल केंद्र संघ होता था, मठ या वही आपका मूल केंद्र हो जाएगा। और बौद्ध शिक्षा में संस्कारों पर विशेष महत्व दिया जाता था, संस्कार बच्चों में पैदा करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, यानी कि फ्री में उपलब्ध कराई जाती थी, और शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, काशी, मिथिला, ये सब बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्र थे। और तक्षशिला, नालंदा, ये तो विश्वविद्यालय आपके रहे हुए हैं, बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर, है ना। बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था? तो इस प्रणाली का जो पाठ्यक्रम था वो सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही था। ठीक है, सिद्धांतों का भी ज्ञान कराना और व्यवहार, यानी कि व्यवहार आसपास की जो चीज़ें हैं इनसे परिचित कराना। तो विषय कौन कौन से आएंगे? विषय आ जाएंगे गणित विषय, कृषि, पशुपालन,
चिकित्सा, शिल्पकला, हस्तकला, सिलाई, ये सब चीज़ें आपकी पढ़ाई जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत। अब आते हैं हम स्त्री शिक्षा पर। तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और बौद्ध धर्म में पहली जो प्रशिक्षु थी आपकी महिला प्रशिक्षु, वो महात्मा बुद्ध की ही क्या कहते हैं माता थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, पहली महिला जो यहाँ प्रवेश करने वाली थी वो थी प्रजापति गौतमी। मठ में महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, भिक्षुणी रूप में रहना पड़ता था और उन्हें भिक्षुणी बोला जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रमुख संस्कार कौन से होते थे? तो यहाँ होता था प्रवज्या संस्कार जब प्रवेश किया जाता था, और वैदिक काल में होता था उपनयन संस्कार। ठीक है, प्रवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात प्रवज्या से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता था। इसमें बालक के सिर के बाल मुड़वा करके उसको पीले वस्त्र पहना करके भिक्षु के चरणों में माथा टिकवाते थे और शरण त्रिय लेते थे। ठीक है, ऐसे बोला जाता था और बोला जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये सब का उच्चारण करवाया जाता था। ठीक है, प्रवज्या संस्कार कौन सी अवस्था में होता था? तो 8 वर्ष की अवस्था में होता था। जैसे आपका वैदिक काल में उपनयन संस्कार 8 वर्ष में होता था, यहाँ प्रवज्या भी 8 वर्ष में ही होता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं प्रवज्या संस्कार कब होता था, कितने वर्ष की अवस्था में, और कौन से युगीन शिक्षा में होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में होता था। ठीक है, प्रवज्या संस्कार जैसे ही कंप्लीट होता था उसके बाद जो बच्चा होता था उसको सामनेर बोलते थे। ठीक है, प्रवज्या संस्कार जिन जिन बच्चों का हो जाता था उन बच्चों को सामनेर बोला जाता था और उन बच्चों को मठ में ही रहना पड़ता था जब तक उनकी शिक्षा चलेगी। ठीक है, उपसंपदा संस्कार जो है वो बौद्ध मठों में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद होता था। वैदिक काल में भी 12 वर्ष बच्चा पढ़ता था, उसके बाद समापवर्तन संस्कार होता था। यहाँ उपसंपदा संस्कार होगा, बट यहाँ एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ उपसंपदा संस्कार उन्हीं बच्चों का कराया जाता था जो बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो उपसंपदा संस्कार 12 वर्ष के बाद हुआ करता था। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 मार्ग खुल जाते थे। पहला मार्ग था गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और दूसरा मार्ग होता था आजन्म भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। तो दूसरा मार्ग जो लोग अपनाते थे, जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते थे, ठीक है, उन बच्चों का, उन छात्रों का उपसंपदा संस्कार कर दिया जाता था। और जो बच्चा पहले सामनेर बना था, अब वो सामनेर से क्या बन जाएगा? बौद्ध भिक्षु, यानी कि भिक्षु बन जाता था। ठीक है, जो नव भिक्षु हुआ करते थे उनको 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। अब भाई बच्चा पहले तो उसको नियम पता नहीं होंगे, ठीक है ना, तो जब वो बन गया अब उसको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा कुछ समय तक। ठीक है, उसके बाद तो उसकी आदत ही पड़ जाएगी। तो कौन कौन से नियम थे? जीव हत्या ना करना पहला नियम था, चोरी ना करना ये नियम था, शुद्ध रहना, असत्य ना बोलना, सदैव सत्य बोलना, समय पर भोजन करना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य संगीत तमाशा इन सब से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, भूमि पर शयन करना, स्वर्ण चांदी का दान न लेना। ये सब थे, ये 10 नियम टोटल थे, इनका पालन करना पड़ता था नव बौद्ध भिक्षु को। ठीक है, अब आते हैं शिक्षण की विधि कैसी थी? तो भाई मौखिक विधि थी। भाषा जो थी वो जन भाषा और पाली भाषा थी। वैदिक काल में संस्कृत भाषा हुआ करती थी। रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद का महत्वपूर्ण स्थान था यहाँ पर। मतलब लगभग वही विधि चल रही थी जो वैदिक काल में चल रही थी। ठीक है, गुरु व शिष्य का संबंध कैसा होता था? तो स्नेहपूर्ण संबंध होता था। शिष्य का कर्तव्य था कि गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी दिनचर्या का ध्यान रखे। तो जो वैदिक काल में संबंध था वही संबंध बौद्ध काल में था। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे? तो ये जो शिक्षा थी, प्रयास तो किया गया, सबको मिले, लेकिन होता क्या है कि हर बार प्रयास सफल नहीं होते हैं। तो ये जो शिक्षा थी ना, ये इस शिक्षा में धनी और संपन्न और जो कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब बहुत अच्छे वर्ग की जो स्त्रियां होती थी उन्हीं को शिक्षा मिल पाई। जो सामान्य वर्ग की स्त्रियां होती थी उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, उन्हें अवसर नहीं मिले शिक्षित होने के। अहिंसा में विश्वास रखने के कारण बौद्ध काल में अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं हुआ और शिक्षकों, जो सैनिक होते थे, उनके प्रशिक्षण पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।
ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं कि अहिंसा करो, आप तो हिंसा करने जा रहे, सामने वाला आप पर अटैक कर रहा है तो फिर क्या करोगे? उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, तो सैनिकों को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो ये भी इसका एक दोष ही है। और सामान्य लोगों हेतु शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं की गई, तो सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो वंचित रह गए थे शिक्षा से। यहाँ पर बौद्धकालीन और वैदिककालीन शिक्षा की समानता देख लीजिए, लक्ष्य दोनों का सेम ही था, मोक्ष की प्राप्ति ही दोनों का लक्ष्य था। शिक्षा की शुरुआत 8 वर्ष से ही हो जाती थी, बस अंतर ये था कि शिक्षा प्रारंभ के समय यहाँ प्रवज्या संस्कार होता था और यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था। एज सेम है, 8 वर्ष में ही होता था, बस नाम अलग अलग है। और भिक्षाटन जो थी वो शिष्य की दिनचर्या होती थी। भिक्षाटन का मतलब है कि भिक्षा मांगना वाला सीन था यहाँ पर, ठीक है। असमानताएं देख लीजिएगा, असमानता ये है कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी ना, उसका मेन जो मकसद था वो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बट वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसका मेन मकसद ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था, ठीक है, या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। संघ का वर्चस्व था, यहाँ गुरु का वर्चस्व हुआ करता था। समुदाय प्रधान शिक्षा थी, ये शिक्षा जो थी वो परिवार प्रधान शिक्षा थी। उपसंपदा यहाँ उपसंपदा जो संस्कार करवा देते थे, उसके बाद आजीवन जो था वो जो है सामनेर जो भी भिक्षु है वो ब्रह्मचर्य में ही रहेगा। यहाँ पर समापवर्तन संस्कार सभी का होता था, तो फिर वो उनकी इच्छा है वो गृहस्थ में रहें या किस में रहें, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की। तो मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो क्या थी कि जब मुसलमानों का यहाँ पर आगमन हुआ तो उस टाइम पे फिर जब वो मुस्लिम जब आए तो उन्होंने अपनी एक शिक्षा प्रणाली निकाली जो थी मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या थे? ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम का प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना और मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं या गुण क्या क्या हैं? तो मौखिक व व्यक्तिगत थी, निःशुल्क थी, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप हुआ करती थी, जिस एज का बच्चा है उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों पर आधारित थे। आध्यात्मिक मूल्यों को के स्थान पर इसमें मानवीय मूल्यों को इम्पोर्टेंस दी गई, आध्यात्मिक मूल्यों को इतना नहीं दिया गया। यही सेम आधुनिक काल जो अभी आ रहा है शिक्षा चल रही है वो भी सेम यही है, मानवीय मूल्यों को वहाँ ज़्यादा स्थान दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा ललित कला व हस्तकला को स्थान दिया, किसमें? मुस्लिम कालीन शिक्षा में। पहले भी स्थान था बट यहाँ पर जोर दे दिया गया इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। स्त्री शिक्षा, तो भाई स्त्रियों की शिक्षा यहाँ पर इतनी वो नहीं थी क्योंकि पर्दा प्रथा चल रही थी, नारी की उपेक्षा की जाती थी, तो नारी शिक्षा बहुत ही मुश्किल में मिलती थी। जो कम आयु की बालिकाएं होती थी उनको तो मकतबों में जाकर प्रवेश मिल जाता था, प्राइमरी स्तर की शिक्षा कर लेती थी, बट उच्च स्तर पर अगर उन्हें शिक्षा लेनी है तो उन्हें घर पर ही व्यवस्था करनी पड़ती थी और हर कोई व्यक्ति घर पर व्यवस्था नहीं कर पाता था, इसलिए स्त्री शिक्षा उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। व्यावसायिक शिक्षा देखो यहाँ पर, तो छात्रों को ललित कला, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण बनाने आदि सब काम पाठ्यक्रम में ही शामिल कर दिए थे, तो बच्चे उन सबको सीखा करते थे। एक अभिन्न अंग बना दिया था इन सब चीज़ों को कि भाई इनको पढ़ना आवश्यक है। आगे आते हैं बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह संस्कार क्या था। तो मुसलमानों की शिक्षा जो थी बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद ही प्रारंभ हुआ करती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का होता था तब उसको किसी मौलवी के सामने बैठा करके कुरान की कुछ आयतों का पाठ करवाते थे और बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवा के ये शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। शिक्षा संस्थाएं कौन सी होती थी? जैसे वैदिक काल में थी आपकी गुरु का घर यानी कि गुरुकुल, ऋषि का आश्रम हो गया। बौद्ध काल में विहार हो गए, आपके संघ हो गए, मठ हो गए, ठीक है। शिक्षा यहाँ पर मुस्लिम काल में किसको मिलेगी? मकतब और मदरसों में दी जाती थी। मकतब में दी जाती थी प्राइमरी लेवल की और मदरसों में उसके बाद की, ठीक है। मकतब जो शब्द था वो अरबी भाषा से बना है जिसका अर्थ है लिखना, और मकतब में शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग मदरसों में प्रवेश करते थे, ठीक है। मदरसों में उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि मौखिक ही थी, यहाँ पर भी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था, यानी कि कुल मिलाकर रटने पर दिया जाता था जो बौद्धकालीन में होती थी।
सेम वैसी ही थी। शिक्षक भाषण विधि का प्रयोग करते थे, जो पहले से की जा रही थी सेम वही चल रही थी, ठीक है। मॉनिटर प्रणाली उस काल में प्रचलित रही, ठीक है, मॉनिटर वगैरह बनाए जाने लगे। शिक्षक व छात्र का कैसा संबंध होता था, तो शिक्षक व छात्र का संबंध घनिष्ठ हुआ करता था। शिक्षकों को समाज में एक सम्माननीय स्थान दे दिया गया था, ठीक है। ये पहले भी होता था, सब वही है जो बौद्ध और वैदिक में था, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या हैं, तो पहला दोष यही है कि स्त्री शिक्षा का ह्रास, स्त्री शिक्षा की बहुत उपेक्षा की गई। क्षेत्रीय भाषाओं का पतन हो गया। शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल दिया गया। कठोर शारीरिक दंड दिए जाने लगे। दोषपूर्ण शिक्षण विधि आ गई। नेतृत्व गुणों का विकास करने में यह असफल रही, ठीक है, ये व्यवस्था। मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो मकतब, मदरसे, खानकाह, कुरान स्कूल, दरगाह, अरबी के स्कूल, ये सब जगह पर ये मुस्लिम शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। खानकाह क्या होते थे, तो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे क्या, खानकाह, और खानकाहों में केवल मुस्लिम बालक को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। और इनके जो खर्चे चलते थे वो दान में प्राप्त होने वाले खर्चों से ही चलते थे, ठीक है। दान में जो भी राशियां प्राप्त होती थी ना, उसी से इनके खर्चे उठाए जाते थे। अब आते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको सेकेंड पेपर में ये पूरी चीज़ पढ़ाई हुई है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी। स्वतंत्रता से पूर्व क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी 1600 ईस्वी में, तो पहले तो उनका काम था कि भाई हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे यहाँ, ठीक है। लेकिन उनका मन बदल गया। व्यापार करते करते उनके मन में आया कि अब हम क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो वहाँ से था मिशनरियों का बुला लिया, कहाँ, ब्रिटेन से, ठीक है। ईसाई मिशनरियों को यहाँ बुला लिया। अब जो ईसाई मिशनरियाँ आई, तो ईसाई मिशनरियों ने ये देखा कि अगर हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, ईसाई धर्म का प्रचार करना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इन मिशनरियों ने कहीं ना कहीं भारत में अपने कुछ विद्यालय खोलना शुरू कर दिए, ठीक है। जो विद्यालय थे वो दानाश्रित विद्यालय थे, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर, इन सभी जगह फ्री में स्कूल खोल दिए। और इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी वो किसकी दी जाने लगी, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा को ये प्रदान करने लगे, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, क्योंकि इन्हें पता था अगर हमें अपने धर्म को यहाँ भारत में अगर फैलाना है तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद 1813 का आज्ञा पत्र आया, तो ये भी मैंने आपको अभी सेकेंड पेपर में बताया, तो शॉर्ट में ही देखती हूँ इसको मैं। 1813 का जो आज्ञा पत्र था, इसमें ये बात कही गई थी कि भारतीय साहित्य के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए जो सरकार होगी वो क्या करेगी, 1 लाख की जो धनराशि है वो दिया करेगी, ठीक है। 1 लाख की धनराशि को हर साल खर्च किया करेगी, ठीक है। बट ये नहीं बताया कैसे खर्च करेगी। तो जब ये बात आई, उसी वक्त 2 विचारधाराएं सामने आ गई। एक विचारधारा थी प्राच्य और एक विचारधारा थी पाश्चात्य। पाश्चात्य विचारधारा वाले जो थे उनके अनुसार ये था कि भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार प्रसार कौन से माध्यम से हो, अंग्रेजी माध्यम से हो। और प्राच्य वाले चाहते थे कि इसका प्रचार प्रसार कौन से भाषा में हो, भारतीय साहित्य का मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो। तो इसी वजह से इनमें आपस में लड़ाई होने लगी कि भाई इस पर किया जाए खर्च, इस पर किया जाए, और यही विवाद क्या कहलाया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। जब प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था तो 1813 हर 20 साल बाद इनको क्या करना होता था, अपने जो इन्होंने ये आज्ञा पत्र निकाला हुआ है या जो भी चीज़ें नियम निकाले थे, अधिनियम पारित किया, उस पर विचार करना, समीक्षा प्रस्तुत करनी होती थी कि भाई ये जो हमने पारित किए थे, जो सुधार लाने के लिए, वो हो पाए कि नहीं हो पाए, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो कर पाए या नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाते थे तो फिर क्या करते थे, उसमें बदलाव करते थे। अब 33 जब आया तो इन्होंने फिर वापस से देखा कि भाई चल क्या रहा है। जब देखा विवाद चल रहा है तो इनने क्या किया, इनने उस पत्र में थोड़ी सी या कहते करेक्शन कर दिया एक तरीके का। इन्होंने क्या किया, अनुदान की जो राशि थी वो 1 लाख से बढ़ाकर कहाँ पहुँचा दी, 10 लाख पहुँचा दी, और काफ़ी सारे चेंजेस किए थे जो मैंने आपको भी बता दिए, ठीक है।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेकंड पेपर में पढ़ चुके हो तो फिर क्या ही टाइम वेस्ट करूँ मैं आपका। आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद भाई मैकाले आ गए। मैकाले की एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति जो मैंने आपको बताई थी, इन्होंने क्या बोला था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर सारा का सारा संस्कृत और अरबी का साहित्य है। ये इन्होंने कही थी। इन्होंने बहुत उपेक्षा की है भारतीय साहित्य की। मैकाले का विवरण पत्र, तो मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र सौंपा था वो सौंपा था कब? 2 फरवरी 1835 ईस्वी को इन्होंने अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपा था। ये जो आपका 13 के विषय में इनसे परामर्श मांगा था कि जो 18 से 13 में जो आज्ञा पत्र आया था ना भाई, उस पर अपना जो भी विचार हैं वो प्रस्तुत करिएगा जांच पड़ताल करके। तो उसी पर इन्होंने ये सब जांच पड़ताल करके 1835 में अपना आज्ञा पत्र जो है वो विलियम बेंटिंक को सौंप दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई थी, अनुशंसा की थी। इन्होंने बोला कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो साहित्य की बात करी गई थी वो साहित्य अंग्रेजी का साहित्य है, ना कि कोई संस्कृत या अरबी भाषा का साहित्य वहाँ पर बताया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान जो हैं वो ऐसे विद्वान हैं जो जॉन लॉक और मिल्टन के दर्शन को जानते हो, उनकी कविताओं को जानते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कर गए थे हमारी बेइज्जती। ठीक है, हमारे साहित्य की बिल्कुल इन्होंने क्या धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं। ठीक है, देसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम में उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये गवारू भाषाएं हैं। इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, देशी भाषाएं बेकार की हैं, ये इनका कहना था। अंग्रेजी ही नवजागरण का एकमात्र साधन है, ये बात इन्होंने बोली। इसके बाद अंग्रेजी द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता, मतलब इनका कहना था सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, बाकी सब बेकार है। ठीक है ना, ये इनका कहना था। बट इन्होंने जो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि जब इनके आज्ञा पत्र आए, नियम आते गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जागरूकता पनपती गई, हम भी शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगे। तो इसीलिए क्या है, इनकी जो मैकाले को जो है वो भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। और मैकाले ने कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा में कुछ योगदान तो दिया है। ठीक है, भले ही बुराई वगैरह की है बट योगदान भी दिया है। इन्होंने निंदा तो बहुत की है हमारे साहित्य की, बट कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए कुछ सिफारिश भी कर दी थी, और उसी वजह से क्या हुआ, आगे जाकर एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन पाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों माना जाता है। तो मैकाले पहला विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवादों को समाप्त किया था। पहला पॉइंट तो ये है, विवाद जो था वो कुछ समय के लिए बिल्कुल समाप्त हो गया था, बट बाद में आकर फिर से उखड़ गया था। ये मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना उत्पन्न कर दी थी, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में कभी स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं छिड़ता। बस यही इनका ये था कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग ये कदम लास्ट में आके उठा पाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आगे आ जाता है वुड का घोषणा पत्र। तो भाई वुड का घोषणा पत्र जो है 1854 ईस्वी में आया था। 1853 के बाद 1833 के बाद 1853 का समय आया, जहाँ पर फिर से कंपनी को जो भी चीज़ें आई हुई थी, जो भी थी, नया एक आज्ञा पत्र देना था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, फिर से सब कुछ समिति वगैरह बनाई गई, समिति का गठन किया गया। ठीक है, समिति के सुझाव के आधार पर ही 19 जुलाई 1854 ईस्वी को, कौन सी, 19 जुलाई 1854 ईस्वी को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, और उस समय सर चार्ल्स वुड इस समिति के प्रधान थे। इसीलिए उनके नाम पर इस आज्ञा पत्र को वुड का घोषणा पत्र बोलते हैं। वुड का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो इन्होंने बोला शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का भी आवश्यक स्थान है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, यहीं पर इन्होंने ये बात कही थी, और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान राशि देनी चाहिए। विद्यालय को टाइम टाइम पर कुछ सहायता राशि दी जानी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाए और जन शिक्षा विभाग की भी स्थापना की जाए, ये वुड ने बोला था।
ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका हंटर कमीशन। इसको मैं शॉर्ट में ही समझाती हूँ कि मुझे उम्मीद है आपने क्लास देख ली होगी सेकेंड वाली, नहीं तो मैं चलो करा देती हूँ। हंटर कमीशन जो है वो आया था आपका, हंटर कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग 1882। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 1882 में कौन सा आयोग आया था, तो वही हंटर कमीशन आया था, ठीक है। इस तरीके से आता है। 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और सेम इन्होंने भी एक कमीशन का गठन किया जिसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। इसमें 30 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय थे और ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग बना था, इसीलिए इसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कब बना? 1882 में, ठीक है। 1854 के वुड घोषणा पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया था किंतु सरकार को व्यवहारिक रूप में उसको नहीं ला पाई थी, इसलिए 3 फरवरी 1882 को प्रथम शिक्षा आयोग हंटर आयोग का गठन हुआ। 1882 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हंटर आयोग ने कुछ सिफारिशें दी, कुछ बताई चीज़ें। क्या बताया इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, धार्मिक शिक्षा बिल्कुल प्रचलित ना की जाए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने दी थी। इसके बाद आ गया था गोखले विधेयक। कौन सा विधेयक? गोखले विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले से है, ठीक है। गोखले विधेयक 19 मार्च 1910 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। किस लिए? 6 से 10 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक प्रस्ताव इन्होंने रखा था, ठीक है, जिसको गोखले विधेयक के नाम से जानते हैं। बट ये विधेयक क्या था? 1910 में दिया था और 1912 में इसको अस्वीकार कर दिया गया था गोखले विधेयक को, ठीक है। इसके मुख्य तथ्य क्या थे? तो इन्होंने ये कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। कम मासिक आय वाले जो बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की जो मंथली इनकम है वो कम है, तो उनको उन बच्चों से कोई भी शुल्क ना लिया जाए, ठीक है। स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करें और स्थानीय संस्थाएं शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं, चाहे तो कर लगा दें, जो मतलब दे सकते हैं वो दे देंगे कर, ऐसे करके उन्होंने ये कहा। लेकिन 1912 में क्या था? इनका विधेयक अस्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आई हर्टांग समिति 1929 ईस्वी में। हर्टांग समिति क्यों आई थी? तो देख लो 1927 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था और इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव मांगे गए थे। तो साइमन कमीशन ने भारत में जो भी जटिलताएं दिख रही थी उन सभी को सुलझाने के लिए अपनी सहायता में एक समिति गठित कर ली, ठीक है। किसने? साइमन कमीशन ने। तो साइमन कमीशन ने जब समिति गठित की तो उस समिति का नाम था हर्टांग समिति। क्यों पड़ा? क्योंकि भाई अध्यक्षता हर्टांग, ठीक है, फिलिप हर्टांग इसके अध्यक्ष थे और इसी वजह से उस समिति का नाम रख दिया गया हर्टांग समिति। साइमन कमीशन से रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन उन्होंने अपनी सहायता के लिए एक समिति बना दी, हर्टांग समिति, ठीक है। हर्टांग समिति ने 1929 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और क्या क्या अनुशंसा की थी कि अपव्यय व अवरोधन जो समस्या है वो प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी सेकेंड पेपर में आपको बताया भी था कि अपव्यय व अवरोधन की समस्या के बारे में किसने चर्चा की थी? तो वो हर्टांग समिति ने की थी, 1929 ईस्वी में आई थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो, ये कहा गया था इस समिति के द्वारा। पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषय दिए जाएं, जीवनोपयोगी बनाया जाए पाठ्यक्रम को। विद्यालय सत्र एवं अवकाश आवश्यकता के अनुसार दिया जाए, जब जरूरत पड़ रही है तब दिया जाए, ठीक है। शिक्षकों के वेतन व योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। तो ये सब हर्टांग समिति के द्वारा चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद आ गई थी वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी ने भारत को ये शिक्षा दी है और ये क्या है? बुनियादी शिक्षा है। मतलब ये जो शिक्षा थी उन्होंने भारत की चीज़ों को देखते हुए प्रदान की थी कि भारत की क्या आवश्यकताएं हैं भारत के लोगों की, उसके हिसाब से इसे वर्धा शिक्षा, वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा और क्या कहते हैं बुनियादी तालीम, इन सब नामों से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपकी क्या? बेसिक शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता व मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा योजना तैयार की थी और इसी को हम बेसिक शिक्षा बोलते हैं।
अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। और इस बेसिक शिक्षा की क्या क्या मुख्य बातें थी, तो मुख्य बात ये थी कि शिक्षा जो है वो 7 से 14 वर्षों के बच्चे के लिए क्या हो, निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। क्या बोला गया था गांधी जी के अनुसार, तो उन्होंने बोला था शिक्षा का माध्यम कैसा हो, मातृभाषा हो। शिक्षा का जीवन से संबंध होना चाहिए और शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बेसिक शिक्षा में किस शिक्षा पर ज़्यादा महत्व दिया है, तो हस्तकला आधारित या जीवन आधारित शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका स्वतंत्र भारत में शिक्षा। ठीक है, अब भाई इसके बाद क्या होगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। 1947 में देश आज़ाद हो गया था आपका। तो फिर उसके बाद कैसे शिक्षा किस तरीके से चली है, तो 1948 ईस्वी में भारतीय केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 2 आयोगों की स्थापना की। पहला आयोग बनाया था एक विश्वविद्यालय के लिए और दूसरा आयोग बनाया है इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1948 ईस्वी में, उसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। और इसको राधा कृष्णन आयोग बस इसीलिए कहते हैं क्योंकि राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राधा कृष्णन थे। ठीक है, और कब हुआ था गठन, तो 1948 ईस्वी, 4 नवंबर 1948 ईस्वी। ठीक है, और यह स्वतंत्र भारत में नियुक्त होने वाला पहला सबसे महत्वपूर्ण आयोग था। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें क्या थी कि परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त कम से कम वर्ष में 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा था कि सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की उपाधि आवश्यक हो। प्रशासनिक जो सेवाएं होती हैं ना, जो जॉब होती हैं, उसमें जो ग्रेजुएशन है उसको अनिवार्य कर दिया जाए। सभी विश्वविद्यालयों के स्तर एक समान होने चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया जाए। मातृभाषा या आधुनिक भारतीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। जितना हो सके मातृभाषा को हम बढ़ावा दें। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। विश्वविद्यालय को एक सहायता प्रदान करने के लिए, जब उसको वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो एक अनुदान सहायता आयोग बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत शिक्षा। तो पंचवर्षीय योजना जब 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा सही जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया था, तो उस टाइम शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ उद्देश्य दे दिए थे कि शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो इनका पहला था कि निरक्षरता को मिटाया जाए किसी भी तरीके से, सभी को साक्षर करो, सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराओ, देश के हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करो, व्यवसाय और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करो, शिक्षा के सभी चरणों का आधुनिकीकरण करो। तो ये पंचवर्षीय जो योजनाएं बीच में आ गई थी ना, वो वाली ये हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे कौन से, मुदालियर आयोग पर, जो आपका क्या है, माध्यमिक। 2 आयोग बनाए थे 1948, जब आपके क्या कहते हैं देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 आयोग का गठन हुआ, एक विश्वविद्यालय आयोग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1948 में आया, अध्यक्ष कौन था, राधा कृष्णन, इसीलिए विश्वविद्यालय आयोग को हम डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। फिर आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 ईस्वी में। कब, 23 सितंबर 1952 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और माध्यमिक शिक्षा आयोग तो इसको कहा ही जाता है। ठीक है, आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की सिफारिशें की हैं। बहुत सारी सिफारिशें की हैं। सिफारिशें इनकी देख लीजिएगा भैया। 4 से 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं। संकेत के माध्यम से, जैसे बच्चों को क्या कहते हैं, मूल्यांकन उनका जो कर रहे हैं हम, उनको जो अंक प्रदान करें, तो सांकेतिक होने चाहिए। ठीक है, उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य हो। गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि, इनमें से कोई एक विषय क्या कर दे, अनिवार्य कर दिया जाए।
तो ये मुदालियर आयोग था। इसके बाद आ गया है आपका कोठारी आयोग 1964 से 66 ईस्वी, ठीक है। कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 ईस्वी में आपका कोठारी आयोग आया था, ठीक है। और कोठारी आयोग जो था इसका उद्देश्य क्या था, स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार देना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। किसको, स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार देना, एक नई दिशा देना। कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे, इसी कारण इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की थी, ठीक है। कोठारी आयोग समझ गए, डेट बस याद रखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस डेट आएगी, ठीक है। बाकी संस्तुतियां तो अपने आप लिख देना। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो कुल 23 संस्तुतियां इन्होंने प्रस्तुत की थी कि विद्यालय की शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम विज्ञान को जो है वो विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। माध्यमिक शिक्षा के स्कूल 25% व्यावसायिक शिक्षा के स्कूल में बदल दिए जाएं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तथा माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ये इन्होंने कहा। इन्होंने बोला कि 10+2+3 के पैटर्न को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। स्नातक की शिक्षा 3 साल की हो, स्नातक की शिक्षा 2 से 3 साल की होनी चाहिए, अनुसंधान की शिक्षा 2 से 3 साल की हो, ठीक है। और इन्होंने कोठारी आयोग ने क्या किया था, कॉमन स्कूल सिस्टम को भी लागू करने की सिफारिश की है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग के बच्चों को, सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर यानी कि समान शिक्षा दी जाए, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही आधारित थी जिसमें 9 प्रश्न थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व यानी कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हुई हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया गया कि शिक्षा जो है वो राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। इसमें माना गया कि शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। अगर हम शिक्षा बच्चों को शिक्षित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या है, मजबूत हो जाएगा। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, ठीक है। शिक्षा के बल पर ही स्वतंत्रता, समानता इन सबको प्राप्त किया जा सकता है। समाजवाद, न्याय, धर्मनिरपेक्ष इन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। केंद्रीय बजट में 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, ये बात बोली गई, ठीक है। सभी बच्चों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, बच्चों के साथ पूरी शिक्षा उनको दी जाएगी। खेल कूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी बच्चों के लिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। विज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ शिक्षा के स्तर व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों के लिए भी वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाए ताकि शिक्षक क्या है, बदलाव को स्वीकार करके नई नई शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सीखते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, यहाँ से शुरू हो जाती हैं आपकी शैक्षिक विचारधाराएं। और शैक्षिक विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा आती है आपकी आदर्शवाद। तो सबसे पहली आपकी शैक्षिक विचारधारा में आएगी क्या, आदर्शवाद। आदर्शवाद जो चीज़ है यानी कि आदर्शवाद जो विचारधारा है वो आपकी कहीं ना कहीं कहाँ से जुड़ी है, वैदिक काल में जो चीज़ें चल रही थी ना वैसे ही समझ के चलिएगा, यानी कि आध्यात्म वाली, ठीक है। आदर्शवाद शिक्षा में सबसे प्राचीन विचारधारा है। सबसे पहली बात तो ये शिक्षा की सबसे प्राचीन विचारधारा है और इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। अर्थात प्लेटो को ही हम यहाँ पर आदर्शवाद का जन्मदाता मानते हैं, ठीक है। आदर्शवाद का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो प्लेटो को माना जाता है, ठीक, किसको, प्लेटो को, ठीक है। आदर्शवाद का हिंदी, आदर्शवाद जो है वो किसका है, आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का मतलब विचार, इज्म का मतलब शास्त्र, ठीक है। तो विचारों का शास्त्र इसको बोला जाता है, यानी कि इस विचारधारा में आदर्शवाद में जो है वो विचार ही क्या है, केंद्र हैं। विचारों को ही केंद्रीय तत्व माना जाता है। इस दर्शन को विचारवाद, मनवाद, आध्यात्मवाद और प्रत्ययवाद के नाम से भी हम जानते हैं। आदर्शवादी जो है वो आध्यात्मिक जगत को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है।
सत्य मानते हैं। आध्यात्मिक जगत ही इनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर बल दिया जाता है और इनका जो मुख्य काम होता है या ये जो इनका उद्देश्य बोल सकते हैं आदर्शवादी का, इनका उद्देश्य ये होता है कि बालक को आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराना, यानी कि बालक के जीवन का लक्ष्य क्या बनाया जाए, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना। ठीक है, और ये जो अंतिम सत्ता मानते हैं वो किसको मानते हैं, आत्मानुभूति को मानते हैं। ठीक है, स्वयं की अनुभूति करने ना, स्वयं को प्राप्त करने लिए क्या है आपका आदर्शवादियों का लक्ष्य। ठीक है, अगर हम आदर्शवादियों के दार्शनिक की बात करें कि आदर्शवादी कौन कौन से थे, तो सुकरात, डेकार्टे, हीगल, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, एडम्स, फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, ये सब के सब आदर्शवादी हैं। और क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है, सुकरात, डेकार्टे, हीगल, स्पिनोजा, बर्कले। तो इनके नाम याद रखना, सबसे नाम अच्छा है किसका याद रखेंगे आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं नाम, सुकरात का नाम याद रखिएगा, फ्रॉबेल का नाम याद रखिएगा, हीगल का याद रखना, बर्कले का याद रखना और डेकार्टे का और पेस्टोलॉजी का भी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आदर्शवादी हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा को मानते हैं। रॉस के अनुसार क्या है कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है, मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। यानी कि ये क्या है, ये जिस सत्य को स्वीकार करते हैं वो सत्य है क्या, वो आध्यात्म ही सत्य है। ठीक है, अब आते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आशय उस ज्ञान या अनुभव से है जिसको प्राप्त करने, उस ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करना है जिससे क्या है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने में क्या बन जाए, समर्थ बन जाए। तो यही इनका उद्देश्य था, यही इनकी शिक्षा थी। ये मानते थे कि शिक्षा जो है, शिक्षा है क्या, तो इनका मतलब है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा कि मनुष्य जो है वो अपने अंदर या अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बना ले जिससे वो लास्ट में किसको प्राप्त कर सके, ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है आदर्शवादियों की शिक्षा का, तो इनकी शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक आदर्शों को प्राप्त करना, ये इनकी शिक्षा का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम क्या होता है, तो आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सब विषयों को रखा जाता है या उन सभी विषयों को रखने पर हम बल देते हैं जिससे क्या हो, आध्यात्मिक मूल्य विकसित हो। ठीक है, सामाजिक, मानसिक, इन सब मूल्यों के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। तो कौन कौन से विषय इसमें होंगे, भाषा विषय था, भूगोल, गणित, दर्शन, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक क्रियाएं, ये सब के सब आदर्शवादी के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए थे। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा था, रॉस ने कैसा स्वरूप बताया था आदर्शवादी के पाठ्यक्रम का, कि 2 प्रकार की क्रियाएं थी, एक थी शारीरिक क्रियाएं, दूसरी थी आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं में व्यायाम, स्वास्थ्य विज्ञान ये आता था। आध्यात्मिक क्रियाओं में 3 प्रकार से थी, मानसिक क्रियाएं थी, ललित क्रियाएं, नैतिक व धार्मिक क्रियाएं। ठीक है, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत साहित्य, विज्ञान और गणित व इतिहास विषय आते थे। ललित क्रियाओं में आपकी हस्तकला वगैरह आ जाएंगी और नैतिक क्रियाओं में जो नैतिकता वाले जो गुण जहाँ से पनपते हैं वो विषय आ जाते हैं। ठीक है, शिक्षण विधि कैसी थी इनकी, तो इनकी शिक्षण जो विधि थी ना, उसमें कोई विशेष शिक्षण विधि नहीं थी। बस इसमें क्या था कि इनको ये था कि जो शिक्षा जो भी हम देने वाले हैं वो कैसी होनी चाहिए, रुचि व योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, और उसी के अनुसार हम शिक्षण विधि को अपनाएंगे। ठीक है, रुचि व योग्यता के अनुसार ही हम शिक्षण विधि को अपनाएंगे, ये बस यही मानते थे। अब इनकी शिक्षण विधियां देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां हैं, तो सुकरात ने जो विधि मानी थी, सुकरात थे प्रश्नोत्तर विधि के जनक। ठीक है, प्लेटो ने संवाद विधि दी थी, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि, हर्बर्ट की थी निर्देशन विधि, फ्रॉबेल की खेल विधि, हीगल की तर्क विधि, अरस्तु की आगमन और निगमन विधि। ठीक है, जैसी जहाँ जो जरूरत पड़ रही है उस विधि को अपना लो, ये इनका मानना था। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक क्या था इनके लिए, तो आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक का स्थान बहुत ही उच्च माना जाता है, बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। और ये जो दर्शन है वो क्या है, इनका मानना था कि जो शिक्षक के बिना है वो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, ये आदर्शवादियों का कहना था। शिक्षक जो है एक ईश्वर का प्रतिरूप है, ये मानते थे। एक विषय का ज्ञाता है, कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, बच्चों का पथ प्रदर्शक है, मार्ग प्रदर्शक है, सहायक करता है, हितैषी है, मित्र है,
सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे वाले लिख देना, सारे के सारे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि आदर्शवादी लोग विद्यार्थी को क्या मानते थे। तो विद्यार्थी को केवल शरीर व इंद्रियों का बना हुआ एक अंग नहीं मानते थे। मतलब उनका कहना ये नहीं था कि एक हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, नहीं, वो मानते थे कि मन व आत्मा, ठीक है, उनके अनुसार वह एक मन और आत्मा होता है। क्या बच्चा एक मन और आत्मा होता है, किसके अनुसार? आदर्शवादियों के अनुसार। ये नहीं मानते थे कि हाड़ मांस का केवल शरीर है, नहीं, उनका मानना था कि मन व आत्मा है और इसी को हमें कहाँ लेकर के जाना है? पूर्णता की ओर अग्रसर करना है, पूर्णता की ओर पहुंचा देना है। अनुशासन, तो ये लोग जो थे कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं हुआ करते थे। इनका मतलब, इनका ये मानना था कि जो विद्यार्थी हो उसको अनुशासन जो हम देंगे वो कैसा हो? शिष्टाचार पर आधारित हो, आज्ञाकारिता पर आधारित हो। दंड वगैरह का कहीं भी, किसी भी, आप कोई भी विधि देख ली जाए, किसी में भी नहीं बोला गया कि बच्चे को दंडित करें। तो अनुशासन अगर पूछा जाए ना, चाहे वो आदर्शवादी का, चाहे प्रयोजनवादी, किसी का भी पूछ ले, किसी में भी दंड को वहाँ स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए आदर्शवादियों के अनुसार? तो इनका मानना था कि जैसा समाज का स्वरूप हो वैसा ही विद्यालय का स्वरूप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यालय जो है वो समाज से ही बनता है ना, इसीलिए, और वही समाज कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करता है। तो जैसा समाज हो वैसा विद्यालय का स्वरूप हो, ठीक है। आदर्शवाद के प्रकार हैं। पहला है प्राचीन आदर्शवाद, इसके जनक हैं कांट। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद बर्कले जनक हैं। नैतिक आदर्शवाद प्लेटो जनक हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद हीगल जनक हैं। ये तीनों ही आदर्शवाद जो चारों दिए हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद किसने जीवन के शाश्वत मूल्यों के स्वरूप में सत्यम शिवम सुंदरम को व्यक्त किया है? प्लेटो ने किया हुआ है, ठीक है। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, ठीक है। आगे आते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद प्रकृति प्लस वाद यानी कि नेचुरल प्लस इज्म से बना हुआ है। ये प्रकृति के ही सारे सिद्धांतों को मानते हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई सब बातों को मानते हैं प्रकृतिवाद वाले। और प्रकृति शब्द में ये दो प्रकार की प्रकृति को प्रेफरेंस देते हैं। पहली देते हैं भौतिक प्रकृति जिसमें बाह्य वातावरण सारा का सारा आ जाता है, और दूसरी देते हैं बालक की प्रकृति जिसमें बालक की जन्मजात और मूल प्रवृत्तियां आ जाती हैं, यानी कि बालक का व्यवहार आ जाएगा किसमें? बालक की प्रकृति के अंतर्गत, ठीक है। प्रकृतिवाद का जो मूल सिद्धांत है वो है यथार्थ था, यानी कि ये यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविकता को मानते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रकृतिवादी को हम यथार्थवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इनका मानना है जो कुछ है वो प्रकृति है, प्रकृति ही बच्चे की शिक्षक है, ठीक है। अगर कुछ गलती करेगा तो प्रकृति उसको स्वयं दंडित करेगी, अच्छा काम करेगा तो भी प्रकृति उसको पुरस्कृत करेगी, सब कुछ प्रकृति ही करेगी, ठीक है। ये इनका मानना था। इसके अलावा ये ईश्वर आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, केवल प्रकृति में ही विश्वास रखते थे। संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और एक टाइम पर संसार प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा, और यही इनका मानना है, ठीक है। शिक्षा कैसी थी इनके अनुसार? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने व जीवन व्यतीत करने के योग्य बना देती है। यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार, यानी कि उसके नेचर के अनुसार ही जीवन यापन के योग्य बनाती है। प्रकृतिवादी संस्थापक कौन है? तो प्रकृतिवादी के संस्थापक रूसो को माना जाता है। किसको मानते हैं? रूसो को मानते हैं। रूसो ने डेफिनेशन दी है और इनकी ये वाली परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, व्यक्ति के अंदर से उसका जन्म होता है, और यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उसके अंदर जो भी शक्तियाँ निहित हैं उनको जब वो बाहर प्रकट करता है तो वही क्या है? शिक्षा, ठीक है। प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं? बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। चार नाम है, याद रखो। बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो, ठीक है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो भाई प्रकृति के अनुसरण करने पर बल दिया, बालक को स्वतंत्र रहने पर बल दिया है कि बालक को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दो, खुद ब खुद सब सीख लेगा, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में बालकों को स्थान दिया, बाल केंद्रीय शिक्षण व्यवस्था की स्थापना की इन्होंने। पुस्तक ज्ञान का विरोध किया हुआ है। प्रकृति की ओर लोटो ये बोला, लोटो कह रही हूँ मैं प्रकृति की ओर
लौटें। ठीक है, ये बोला भाई, प्रकृतिवादी हैं तो प्रकृति को ही स्थान देंगे, प्रकृति की ओर लौटो, ये शब्द बोला गया है। सह शिक्षा यानी कि बालक बालिकाओं को साथ में शिक्षा दी जाए, प्रगतिशील शिक्षा हो और इंद्रियों का ज्ञान कराएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने हेतु योग्य बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, आत्मरक्षा के योग्य बना देना और जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, ये सब आपके इनकी शिक्षा का उद्देश्य था। शिक्षक को ये क्या मानते थे? तो इन्होंने शिक्षक को कोई स्थान नहीं दिया है, ये सिर्फ प्रकृति को ही मानते थे। प्रकृतिवादी का कहने का मतलब था कि बालक को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा, प्रकृति में अपने आप सीख लेगा। फिर भी अगर शिक्षक को इन्होंने स्थान दिया तो गॉड स्थान दिया है। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल बस इतनी आशा करते हैं कि वह बालक को स्वाभाविक विकास में सहायता करें, केवल पथ प्रदर्शक ही मानते हैं शिक्षक को। ठीक है, गॉड स्थान दिया गया है। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं इनकी? प्रकृतिवादियों की, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? तो करके सीखने पर बल दिया, खेल विधि पर बल दिया, स्व अधिगम पर बल दिया, भ्रमण विधि, डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। अब सीधी सी बात है, जब इन्हें ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को प्रकृति में छोड़ना है बच्चे को, यानी कि स्वतंत्र रूप दे दें, स्वतंत्रता दे देनी है बच्चे को, तो बच्चा भाई इन्हीं विधियों से सीख पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं पर आधारित हो। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी की रुचि पर डिपेंड होना चाहिए पाठ्यक्रम। कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाएं? तो जीविकोपार्जन, इतिहास, मतलब जीविकोपार्जन करने वाले कुछ गुण होते हैं ना, उनसे जुड़े हुए विषय डालने चाहिए। इतिहास, अर्थशास्त्र, ऐसे विषय डालने चाहिए। ऐसे ही ललित कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सारे विषय भी पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी है क्या? तो प्रकृतिवादी के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी होता है। ठीक है, अनुशासन क्या था? तो इन्होंने प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने, इन्होंने बोला है कि प्रकृति के नियम का अगर आप उल्लंघन करोगे तो प्रकृति खुद ही दंड देगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रकृतिवादी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। रूसो का विचार है कि बालक को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। इन रूसो ने कहा है आप कभी दंड नहीं देंगे। अगर बालक से गलती होती है तो भाई प्रकृति का भाई बच्चा है, वो प्रकृति अपने आप ही उसको जो करेगी, दंड करेगी, जो भी करेगी खुद कर देगी। ठीक है, विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने की व्यवस्था करी है भाई। इन्होंने कहा है कि विद्यालय का स्वरूप ऐसा नहीं, बंद वातावरण नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवादी विद्यालय को स्वीकार ही नहीं करते। इनका कहना है कि विद्यालय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से ज्ञान सिखाना चाहिए। ये इनका मानना था, किसका? प्रकृतिवादी का। अब हम आते हैं प्रयोजनवाद पर। प्रयोजनवाद भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रयोजनवाद को देख लीजिएगा। प्रयोजनवाद जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, प्रोग्मा शब्द से बना हुआ है। प्रोग्मा शब्द का अर्थ होता है किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि व्यवसाय या प्रभावी कार्य, यानी कि व्यवहारिकता, व्यवहार में आपके जो आएगा वो है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इनके अनुसार सब मूल्यों, विचारों, निर्णयों का सत्य उनके परिणामों में पाया जाता है। यदि उनका परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं है। ये व्यवहारिकता को स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? व्यवहारिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स पियर्स को जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में किसने? विलियम जेम्स ने भी काफ़ी प्रयास किया हुआ है। जॉन ड्यूवी ने भी बहुत कार्य किया है इसमें, और जॉन ड्यूवी ने बहुत ज़्यादा ही उनको त्रिमुखी प्रक्रिया का जनक किसको मानते हैं? जॉन ड्यूवी को मानते हैं। तो आते हैं आपके प्रयोजनवाद के जन्मदाता पूछे जाएं तो चार्ल्स पियर्स हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि प्रयोजनवाद के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किसने किया, तो वो जॉन ड्यूवी ने किया है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कि पूछा जाए कि बस, हाँ आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि प्रयोजनवादी कौन थे, तो जॉन ड्यूवी वहाँ पर आप टिक करोगे। ठीक है, प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है कि व्यवहारिकता पर ही इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। प्रयोजनवाद है क्या? कि मस्तिष्क का एक स्वभाव है और मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। अपने अंतिम रूप में यह वास्तविक सिद्धांत है। तो इनका मतलब ये था कि बस वास्तविकता ही जो है वो है सो है। ठीक है,
आगे आते हैं प्रयोजनवाद जो है ईश्वर की सत्ता में कोई आस्था नहीं रखते हैं, ना प्रकृतिवाद रखते थे, ठीक है, आत्मा में कोई भरोसा नहीं था उनका। प्रयोजनवादियों की शिक्षा कैसी है, तो शिक्षा के अर्थ में क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते थे कि शिक्षा जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं मनुष्य का विकास करती है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में सभी दक्षताएं या सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं और मनुष्य बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे प्रयोजनवादियों के अनुसार, किसके अनुसार, प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य देख लीजिएगा, नवीन आदर्श मूल्यों का सृजन करना, ठीक है, सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, अनुभवों का पुनर्निर्माण करना, जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास करना, व्यावसायिक निर्देशन देना, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। इसके बाद प्रयोजनवादी शिक्षक को किस रूप में देखते थे, तो शिक्षक कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक का काम करता था, एक सलाहकार के रूप में होता था। जितनी भी विचारधाराएं आई हैं केवल वैदिक काल को छोड़ करके और बौद्ध कालीन छोड़ करके और मुस्लिम कालीन में ये जो विचारधाराएं चल रही हैं, अभी आपके आधुनिक विचारधारा के लोग भी आएंगे, सबने बस शिक्षक को क्या माना है, शिक्षक एक पथ प्रदर्शक ही है। जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो सिर्फ आपका एक बच्चा है, बच्चे को ही, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को ही स्थान दिया गया है। बच्चे की रुचि इंपॉर्टेंट है, बच्चे की योग्यता इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। शिक्षार्थी क्या है, तो इस विचारधारा में शिक्षार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है, इसमें भी दिया है, प्रकृतिवादी में भी दिया है और उसमें भी आपका शिक्षक जो शिक्षार्थी है यानी कि बच्चा है, उसी की चीज़ों को, उसी की आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखते हुए शिक्षा को देना है।